वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में आपका सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपको हम बहुत ही तेज़ी से कराने वाले हैं। जिसको हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लाए हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसके पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना आप करिए रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और इस क्वेश्चन में हम बहुत ही ज़्यादा इसे 30 मिनट के आसपास में हम ये 100 क्वेश्चन आपको करा देंगे और इस 30 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन टच होने बेहद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट है, जो जैसे मैथ है और रीजनिंग है, इंग्लिश है और हिंदी का पैराग्राफ है। इसमें हम आपको केवल आंसर बताने वाले हैं और आपको अगर इसे करना है तो आप वीडियो को रोक करके आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये इसमें सेट नंबर 5 है। 5 में आपको काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बस इस वीडियो को लगातार देखिए और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़ सकें। और आपके पास जितना भी व्हाट्सएप और फेसबुक इससे रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सीरीज है उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो बादशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला नामक एक व्यक्ति ने शाहजहां को ये हीरा भेंट किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? यानी कि तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ये बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो जो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य ये ईरान अभिलेख से मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ईरान अभिलेख से मिलता है। यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड हैं और रामगुप्त हैं। रामगुप्त के जो एक मित्र था जिसे हम उसे गोपा कहते थे, गोपा की हत्या युद्ध में हो जाती है। उसी में उनकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा को अपनाया जाता है। तभी से ये सती प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ माना जाता है और उसका उल्लेख ईरान अभिलेख में किया गया है। आगे चलते हैं हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी और वो हुई थी उत्तर प्रदेश के, यानी कि कुशीनारा में हुई थी, जिसे आज कुशीनगर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। इसके अलावा अगला 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसमें से एक हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह है? तो वो हो गया वो लोथल यानी कि गुजरात में लोथल है, ये हड़प्पा का एक बंदरगाह है। अगले पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या प्रावधान थे? तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे। तो इसमें प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये था, यानी कि ये भी सही है। इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना थी, ये भी सही है, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पियो को बनाया गया था। केंद्रीय अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, तो ये भी आंसर में उस उपबंध में था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है।
यह वक्तव्य किसने कहा था? तो यह वक्तव्य किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था कि मैं एक गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य उनके द्वारा ही कहा गया था। अगला हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक वो हैं और वो हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी अपने जीवन के जो सत्य हैं उस पर बात की है और उसे ही इसमें लिखा है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय, जो लॉर्ड कर्जन है उसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, वही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जो उग्रवाद को पनपने में मदद की है। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और वो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नील क्रांति का नेतृत्व किया गया था। यानी कि नीलहे क्रांति का नेतृत्व, जिसमें नील की खेती कराई जाती थी, उसका नेतृत्व इन्होंने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप का प्रमुख मत्स्य बैंक डागर बैंक अवस्थित है। तो डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो वो हो जाता है ऑप्शन उत्तरी सागर में अवस्थित है। इसके अलावा जॉर्जिस बैंक, और जॉर्जिस बैंक कहाँ है? तो ये न्यूफाउंडलैंड के पास, यानी कि वाशिंगटन डीसी के उत्तर में स्थित है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन एक बेनेलिक्स बेनेलक्स देश हैं? मतलब बेनेलक्स देश कौन कौन से हैं इसमें? तो वो हो जाते हैं, और वो हो जाते हैं कौन? यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये हो जाते हैं बेलेनेक्स कंट्री। बेलेनेक्स कंट्री यानी कि BEL बेलनेक्स। तो इसी में इसके नाम छुपे हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो अभी कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में नवीनतम है? तो उसका आंसर हो जाता है, और वो हो जाता है गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो अभी नवीनतम है। यानी कि सबसे इसमें सबसे पुरानी कौन है? तो इसमें धारवाड़ सबसे पुरानी है, फिर कोडप्पा है, फिर विंध्यान है, फिर गोंडवाना लैंड है। आगे हम चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू किससे निर्मित है? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो माउंट आबू किससे निर्मित है? तो ये नीस से निर्मित है। नीस के द्वारा माउंट आबू पर्वत का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2017 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में साक्षरता दर उच्चतम है? तो 15वें का ऑप्शन हो जाएगा, और वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला हम 16th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन है हमारा, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में वृद्धि होगी, उपभोग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, अतः भुगतान संतुलन संतुलित हो जाएगा। अगले में हम चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो वो करता है भारत में, यानी कि NSSO के द्वारा भारत में यह सर्वेक्षण किया जाता है। आगे हम चलते हैं 18th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18th नंबर क्वेश्चन में कुछ खास दिया गया है, जिसे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP को निम्नलिखित में से
कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो CACP के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो ये सबसे पहले आपको लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कृषि मूल्य का स्थिरीकरण है, कृषि के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हित की रक्षा करना, ये भी सही है। तो इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। तो ये 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। तो इस ऑप्शन में 1, 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। हमारा अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करना है और इसके स्थापित होने का ऐतिहासिक क्रम सजाना है आपको। तो इस तरीके से हम सजाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसे 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम अग्रणी बैंक की बात करें तो अग्रणी बैंक की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अलावा हम भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 1955 में हुई थी, और नाबार्ड की बात करें तो 1982 में हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे पहले स्थापना 4 नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल है। इसके बाद हम देखेंगे कि अग्रणी बैंक की स्थापना यानी कि 4 और 2। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, 4, 2 और 1, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो जो सतत आर्थिक विकास है उससे यह अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके अलावा इसमें दिया गया पहला है, भारत के संविधान के भाग 9 के पंचायतों से संबंधित है, यानी कि जो भारत का संविधान का भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है, और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ये आपके बिल्कुल सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं से संबद्ध है, और तथा अनुच्छेद 243 क्यों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और आपका पहला सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा, तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस अवधि तक मान्य रहता है, तो वो अवधि तक मान्य रहता है केवल 6 माह तक। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो यानी कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो जो संसदीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो होगी जनता के प्रति, सीधे जनता के प्रति, क्योंकि भारत में जनता सर्वोपरि है। आगे चलते हैं। अगला हम 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है, तो 24 का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक रूप से जो विधि का शासन है वो स्थापित होता है। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। तो प्रस्तावना किस वर्ष संशोधित की गई थी, इसका आपको भली बात ही पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन धान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो गोल्डन धान होता है उसमें क्या विटामिन ए को अंतः स्थापित किया जाता है बाहर से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग क्या है,
दंत वल्क है, दंत वल्क है यानी कि दंत वल्क यानी कि कैनाइन की बात कर रहा है। अगले हम बात करेंगे वायु, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि रेडान एक नोबेल गैस नहीं है। अगले हम बात करें सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नंबर 30 हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन है, जिस जिस पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो किसी पिंड को चंद्रमा से स्थानांतरित किया जाएगा पृथ्वी पर, तो उस पृथ्वी पर उसका जो भार है वो बढ़ जाता है, जो भार है वो बढ़ जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला हम बात करेंगे, मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ में हम आपको केवल आंसर बताने वाले हैं। 31 का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 31 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी 31 का आंसर हो जाएगा। आगे 32 का आंसर कौन होगा, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें 34 की बात करते हैं। 34 में आपका आंसर क्या होगा, तो 34 में आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। 35 की बात करते हैं, तो 35 में आपका आंसर क्या होगा, तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 36 पे चलते हैं। 36 पे हम चलते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो अतीत के चलचित्र जो 36 नंबर है वो किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र यानी कि महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की कई सारी और रचनाएं हैं, जिसमें है नीरजा है, यामा है और निहार है। इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं। आगे हम 37 की बात करते हैं। 37 में मुहावरे का अपना ना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, तो एक एक किसका प्रकट अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे में, एक विशेष स्थिति का जो बात है उसे हम प्रकट करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इनमें आपको पढ़ना है, सबको वाक्य में प्रयोग करके आपको समझना है। तो इसमें जो वचन है वो एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा हम मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कि मैंने स्वयं को या मैंने आप को सुधार लिया है, तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। आगे हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हो गया, दिए गए विकल्पों में बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो बादल का समानार्थी क्या है, तो वो हो जाएगा आंसर इसका, और ये अम्बुद। तो अम्बुद बादल का निर्यात है, सॉरी समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है बादल, बादल का अम्बुद। आगे चलते हैं। आगे ये आपको पैराग्राफ दिया है, आप इसे रीड करेंगे आसानी से, और इसके अलावा इसके ही बेस पर आप उत्तर देंगे। तो हम चलते हैं आपके आंसर पर। आंसर है आपका 41 का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 41 का आंसर नंबर बी हो जाता है। 14 आंसर नंबर बी हो गया, और 42 का आंसर क्या होगा, तो 42 का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन क्या होगा, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा, और वो हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 45 पे। 45 का आंसर आपको हो जाएगा, और वो हो जाएगा 45 का आंसर। 45 का क्या आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम चलते हैं, ये आपको तर्क पढ़ना है, ये रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसमें तर्क पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, और वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 46 है। 46 में आपका आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगला 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, तो 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे हम चलते हैं 50 पे चलते हैं, तो 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चलते हैं 51 की बात करते हैं, तो 51 में कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? तो 51 में आंसर सही होगा झुम्पा लाहिड़ी। यानी कि निम्न में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नेम सेक पुस्तक के रचयिता झुम्पा लाहिड़ी हैं। यानी कि नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा हम आगे बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। अगला हम 53 की बात करते हैं, तो कि डॉट डॉट ग्रीन कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इस तरीके की खेती को हम क्या कहेंगे? और वो कहेंगे हम, यानी कि 53rd का ऑप्शन हो जाएगा लंबवत कृषि। तो लंबवत कृषि उसे हम कहते हैं। अगले पे हम बात करें 54 की बात करें, तो 54 में क्या लिखा है? एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या के संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, तो इसका कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है, और इसका आंसर ग्रीन पीस का हो जाता है। ग्रीन पीस एक आंदोलन चलाता है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करने पर बल दिया जाता है। आगे हम चलते हैं 55 पे चलते हैं, तो 55 में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि स्वीडन की राजधानी क्या है, और वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। अगर हम इस लग्जमबर्ग की बात करें, तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। और बर्न की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्पेन की बात करें तो ये मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। और बर्न कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। लग्जमबर्ग की ही राजधानी है। आगे हम चलते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्य के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने राज्यसभा के जो कितने सदस्यगण हैं वो निवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है, और वो हो जाता है 1/3 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3। आगे चलते हैं, अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारी वाली पुस्तक पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो पंचमुखी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो वो सोनभद्र जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। आगे हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान आने के लिए दिया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। आगे हम चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है कि बिहार में हाल ही में विधान मंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो अभी बिहार में विधान मंडल गठित किया गया है, इसके बारे में कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये बिल्कुल सही है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी सही है। और आगे लिखा है कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो नीतीश कुमार सातवीं बार लगातार रिकॉर्ड 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। कौन? नीतीश कुमार। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है सही। तो इस तरीके से ये इसका कोई आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। आगे लिखा है, भारत में जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है, भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने का अधिकार इस समिति को नहीं है। आगे लिखा है, पेरिस समझौते आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। और अगला तीसरा लिखा है कि पर्यावरण सचिव आर.पी. गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो आर.पी. गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हैं और पहला ऑप्शन गलत है। आगे हम चलते हैं 63rd में बात करेंगे। 63rd में आपका क्वेश्चन है कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई। तो भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई, तो वो हो जाता है और वो हो जाता है 10 दिसंबर 2020 को नई तिथि ये तिथि थी और इसकी आधारशिला रखी गई। आगे 64 की बात करें तो 64 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया है। और वो किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, यानी कि IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो राज्य कौन सा है वो शीर्ष पर रहा है उसे आपको बताना है। तो इसमें 66 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा और वो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। अगले हम 67 की बात करें तो जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट 921 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया। तो डेजर्ट एक्सरसाइज डेजर्ट 921 में भारत के साथ किसने भाग लिया, तो वो हो जाता है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस भारत के साथ डेजर्ट नाइट में शामिल हुआ था। अगले चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि सक्षम जो वेब पोर्टल है उसकी उपयोगिता क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सक्षम जो वेब पोर्टल है उसकी उपयोगिता ये है कि ये जॉब निःशुल्क जो जॉब है विद जॉब पोर्टल के रूप में कार्य करता है और जॉब की सूचनाएं देता है। अगले हम बात करेंगे 69 क्वेश्चन की। 69 क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हुआ है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ लेंगे और इसी के बेस पे आप अगला आंसर देंगे। 71 का आंसर हो जाता है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला हम 72 का ऑप्शन क्या हो जाता है, तो अब 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 73 का ऑप्शन क्या हो जाता है, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले 74 की बात करें तो 74 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी 74 में हो जाता है। अगला हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची है। तो व्यवहारिक शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची होता है, तो ये आप जानते हैं और इसका आंसर हो जाता है आदर्शवादी। अगला फिर आपको एक पैराग्राफ दिया है, पैसे दिया है, आप उसे पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसका आंसर करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर अनपढ़ हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मिक ज्ञान हो। आगे हम चलते हैं, अगले 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुख साधन का विग्रह और समास है। तो यानी कि जो सुख साधन है इसका विग्रह और समास क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुखों के साधन, यानी कि तत्पुरुष समास। आगे हम चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है। वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है। तो 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं, अगला 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो अच्छी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है, तो वो है अनुत्तरदायी बनना। अनुत्तरदायी बनना ये अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे ये आपको बार ग्राफ दिया गया है, इसे आप रीड करेंगे, इसके बाद इसका आंसर आपको देंगे। तो आपका आंसर हम बताते हैं, तो 81 में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 में क्या आंसर होगा, तो 82 में आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, 83 नंबर कौन आंसर हो क्या होगा, तो 83 नंबर का आंसर होगा और वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी,
84 का आंसर क्या होगा, तो 84 का आंसर सी। आगे हम चलते हैं 85 का आंसर क्या होगा, तो 85 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम, अगला है हमारा, ये दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो 86 का आंसर क्या हो गया, तो 86 का आंसर हो गया, और वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि यानी कि जो उसमें दर्शाया गया है उसमें पाई चार्ट में 87 में आंसर है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 में ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 89 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाता है। अगले हम चलेंगे 90 क्वेश्चन पे बात करेंगे कि 90 में आपका आंसर हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले हम बात करेंगे, एक दूसरी तालिका दी गई, इसे आपको रीड करना है, फिर उसके बाद इसके आंसर देना है। तो इसमें आपका 91 में आंसर क्या होगा, तो 91 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और 92 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, ये 97 में ऑप्शन नंबर ए सही हो, 91 में ऑप्शन नंबर, सॉरी 91 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और 92 में ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अगले हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 93rd में क्या होगा, तो 93rd में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 93rd में। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला 94th नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, तो 94th नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले हम चलते हैं, ये आपको फिर एक तालिका दी हुई है, उसे आप रीड करिए, फिर उसका आंसर आप दीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और 90